जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्रेडिबल क्लासेस ऑनलाइन टेक पर। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 12th में हिंदी काव्य के सेक्शन में कवि जगन्नाथ दास रत्नाकर जी का साहित्यिक परिचय। दोस्तों 5 नंबर का ये आपके पेपर में काव्य से आता है। पहला यानी कि भारतेंदु हरिश्चंद्र जी का साहित्यिक परिचय बन चुका है, आप लोग प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो, नहीं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक दिया हुआ है, आप देख सकते हो। तो बहुत ही ध्यानपूर्वक आप लोग पढ़िएगा और कोशिश कीजिए नोट्स बनाते रहिए आप सभी लोग। चलिए आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के साहित्यिक परिचय की। तो ध्यान से देखेंगे तो साहित्यिक परिचय अगर देखा जाए तो इनका जन्म कहाँ पर हुआ, तो देखिए जन्म इनका हुआ था 1866 में, 1866। स्थान था काशी वाराणसी जिसको कहा जाता है। इनके पिता का नाम था पुरुषोत्तम दास, याद रखेंगे इनके पिताजी का नाम क्या था, पुरुषोत्तम दास। नौकरी इन्होंने क्या की थी, तो आवागढ़ एक राज्य था, वहां पर खजाने के निरीक्षक के रूप में इन्होंने नौकरी की थी। बेशक देखो पढ़ाई इन्होंने बनारस के क्वींस कॉलेज से की थी, फिर बीए भी किया था, एमए भी किया था, और एमए के बीच में हुआ क्या था, इनकी माता जी का स्वर्गवास हो गया था। उसीलिए इनका जो नौकरी था वो माफ कीजिएगा, इनकी जो पढ़ाई थी वो छूट गई थी। उसके बाद ये आवागढ़ राज्य के खजाने के निरीक्षक बने और फिर अवध गए यानी अयोध्या गए और अयोध्या के राजा के भी सचिव बने। ठीक है, ध्यान रखेंगे, ये इनकी नौकरियां हैं। भाषा इनकी कैसी है, तो मधुर ब्रज भाषा है। किस शैली में ये कविताओं की रचना करते थे काव्य की, तो मुक्तक शैली और सवैया शैली में करते थे। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जैसे उद्धव शतक, गंगा अवतरण, हरिश्चंद्र, समालोचनादर्श, ये सब इनके प्रमुख रचनाएं हैं। आगे बढ़ते हैं, आइए साहित्यिक परिचय की ओर चलते हैं। लिखा बच्चा ध्यान से देखिए, कविवर जगन्नाथ दास रत्नाकर आधुनिक युग के कवि थे, याद रखेंगे आधुनिक युग के कवि थे। इनका आविर्भाव का मतलब होता है जब इन्होंने रचना प्रारंभ किया तो हरिश्चंद्र के बाद किया, है ना। इनका आविर्भाव भारतेंदु हरिश्चंद्र जी के पश्चात हुआ था, परंतु इन्होंने आधुनिक युग की काव्य चेतना की उपेक्षा करके, यानी आधुनिक जो मॉडर्न युग था उसकी उपेक्षा की और मध्ययुगीन मनोवृत्ति से प्रेरित होकर काव्य साधना की। यहाँ खड़ी पाई लगेगा, नहीं यहाँ खड़ी पाई नहीं लगेगा, और भी है यहाँ पर नहीं लगेगा। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ये आधुनिक युग के में तो आए थे, परंतु आधुनिक युग की रचनाओं को न कर जो मध्ययुगीन मनोवृत्तियां जैसी थी, मध्ययुगीन जैसा दिमाग चल रहा था, मध्य युग में जैसा व्यवहार चल रहा था, वैसी अपनी कविता में इन्होंने रचना की और अपनी विलक्षण काव्यात्मक प्रतिभा से हिंदी काव्य जगत को बहुत प्रकाशित किया। इतना समझ में आया। रत्नाकर जी की काव्य चेतना मध्ययुगीन मनोवृत्ति से प्रभावित है, पीछे हम लोग पढ़ चुके हैं। मध्ययुगीन का मतलब क्या होता है, देखो एक प्रारंभिक युगीन, एक आधुनिक, और एक इन दोनों के बीच का काल जिसको संक्रमण काल कहते हैं, जिसको ट्रांसफॉर्म एज कहते हैं, जहां पर प्राचीनता से मनुष्य आधुनिकता में जाता है, उसको मध्य युग कहते हैं, मध्यकाल कहते हैं। तो मध्य युग में इन्होंने ज्यादा मध्य युग से संबंधित बातें लिखी। जैसे आप लोग देखोगे भारत में मध्य युग किसको कहा जाता है, जब बाबर उबर आए, यानी कि जब मुगल लोग हमारे यहाँ पर प्रवेश कर रहे थे, या कह लो कि बाहरी आक्रांता प्रवेश कर रहे थे 1200-1300 ईस्वी में, उसको मध्य युग कहा जाता है। ठीक है, भारत का इतिहास की दृष्टि से। अच्छा, मध्य युग में ही इनके काव्य का विकास राज्याश्रय में हुआ। इसका क्या मतलब है, इनके काव्य का विकास राज्याश्रय में हुआ। इसका मतलब ये बेटा कि ऊपर आप लोग पढ़े कि ये राजा के यहाँ पर रहते थे, नौकरी राजा के यहाँ करते थे, तो वहीं पर बैठ कर अपना कविता भी लिखते थे, तो इसको कहा जाता है राज्याश्रय, यानी राजा का आश्रय मिला, इनको राज्य का आश्रय मिला। ठीक है, इतना बात क्लियर है। आगे लिखा, रत्नाकर जी ने भी इसी प्रवृत्ति को प्रश्रय दिया और सर्वप्रथम आवागढ़ के महाराजा और इसके पश्चात अयोध्या नरेश के निकट रहकर अपने लिए उपयुक्त वातावरण तैयार किया, यानी कविता लिखने के लिए एक अच्छा वातावरण तैयार किया। उसके बाद क्या लिखा है, आगे देखेंगे। राजाश्रय में अपनी काव्य प्रतिभा का विकास करने के पश्चात भी रत्नाकर जी के काव्य में मात्र भावुकता या फिर आश्रयदाताओं की प्रशस्ति, आश्रयदाता मतलब जो राजा इनको अपने यहाँ रखे हुए थे उनका केवल प्रशंसा ही नहीं करते थे, वरन उनके काव्य में व्यापक सहृदयता, इसको एक साथ लिखिएगा, सहृदयता को, सहृदयता का भी परिचय मिलता था, यानी एक प्रकार से कोमल हृदय इनका था और वैसी ही रचना ये लिखते थे। इनका काव्य सुशील एवं काव्य संगठन जो था, यानी सब काव्य को मिला दो तो काव्य संगठन हो जाएगा, तो वो बहुत ही नूतन यानी नवीन था, नया था और मौलिक भी था, यानी फंडामेंटल था। मौलिक का मतलब क्या होता, बेसिक भी था। इन्हें काव्य के मर्म स्थलों की उत्कृष्ट पहचान थी, मतलब इनको पता था कि काव्य में कैसे कैसे कहाँ पर मर्म स्थल है। मर्म स्थल का मतलब जहां पर आप जो आपको लोग सुनते हैं, जो श्रोता होते हैं, उनके मर्म को आप समझ पाए, उनके मन को आप समझ पाए, और उस स्थान से आप कविता अगर लिखें, उन शब्दों के द्वारा अगर कविता को अपने व्याख्यात करें तो उसको मर्मता कहते हैं। और इन्होंने उसके भाव पक्ष के मर्म को उत्कृष्ट रूप भी प्रदान किया। रत्नाकर जी के मुक्तकों में पौराणिक विषयों से लेकर देशभक्ति की आधुनिक भावनाओं तक को वाणी प्रदान की गई, यानी इन्होंने जो जो काव्य लिखे हैं उसमें पौराणिक विषय तो है ही है, आप लोग पढ़ेंगे। जैसे पौराणिक विषय कौन सा, तो आप लोग उद्धव
शतक पढ़ेंगे तो उसमें उद्धव और गोपिकाओं के बारे में, कृष्ण के बारे में बात है, कृष्ण जी के बारे में। तो ये सब क्या है, ये पौराणिक विषय है। उसके साथ साथ देशभक्ति की भी इनकी आधुनिक भावना इन्होंने दी है। रत्नाकर जी ने पद्य और गद्य दोनों विधा में रचना की है, परंतु मूलतः वे कवि थे, इसलिए उनकी पद्य रचनाएं ज्यादा प्रसिद्ध हुई। आशा करते हैं इतना आपको समझ में आया होगा। आइए प्रमुख रचनाएं देख लेते हैं। तो जगन्नाथ दास जी की जो प्रमुख रचनाएं हैं वो क्या है, तो वो है हिंडोला, हरिश्चंद्र, कलकाशी, श्रृंगार लहरी, गंगा लहरी, विष्णु लहरी, गंगा अवतरण, उद्धव शतक इत्यादि, ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। और उसके बाद हम लोग अब अंत में भाषा शैली देखेंगे और फिर हिंदी साहित्य में इनका क्या स्थान है ये भी देखेंगे। तो भाषा इनकी कैसी थी, लिखा है रत्नाकर जी ने शब्दालंकार और अर्थालंकार दोनों आधारित अलंकारों का प्रयोग किया अपने काव्यों में। शब्द पर आधारित अलंकार तो स्वयं ही भाषा प्रभाव के साथ आ गया, उनको जबरदस्ती ऐड नहीं करना पड़ा, इनका भाषा ही ऐसा था। रत्नाकर जी ने अनुप्रास के अतिरिक्त यमक और रूपक तथा पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का उपयोग किया। आप सब लोग जानते हैं यमक अलंकार क्या, रूपक अलंकार। रूपक अलंकार में जब एक चीज को दूसरा बताया जाए परंतु वो आप यहाँ पर वाचक शब्द ना आए। यमक अलंकार आप सब लोग जानते हैं जहाँ दो शब्द एक जैसे हो परंतु दोनों का अर्थ अलग अलग हो। पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार का मतलब जहाँ एक ही शब्द बार बार दोहराए जाते हो उसको पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार कहते हैं। तो ये सभी अलंकार इन्होंने प्रयोग किए। रत्नाकर जी ने अपने काव्य में दो छंद का अधिक प्रयोग किया, रोला छंद और घनाक्षरी छंद। ठीक है, रत्नाकर जी की पूर्ण रूप से भाषा, रत्नाकर जी पूर्ण रूप से भाषा के एक मर्मज्ञ थे और शब्दों की समझ लो आचार्य थे। ठीक है, पंडित थे शब्दों के। उनकी भाषा साहित्यिक ब्रजभाषा है परंतु अन्य भाषाओं के शब्दों को भी उन्होंने अपनाकर अपनी भाषा का उन्होंने श्रृंगार किया। यहाँ पर हिंदी भाषा लिख सकते हैं आप लोग, हिंदी भाषा का श्रृंगार किया, माफ कीजिएगा, अपनी लिखा है हिंदी कर। रत्नाकर जी ने अपने भावों को व्यक्त करने के लिए अलंकारिक शैली अपनाई, चित्रण शैली अपनाई और चमत्कारिक शैली का प्रयोग किया। ये है उनका भाषा शैली। अब अंत में चलते हैं समाप्ति की ओर और हिंदी साहित्य में उनका स्थान देखते हैं। लिखा रत्नाकर जी हिंदी के उन जगमगाते रत्नों में से एक है जिनकी आभा, जिनकी चमक चिरकाल तक बनी रहेगी, यानी आने वाले अंत समय तक बनी रहेगी। अपने व्यक्तित्व और अपनी मान्यताओं को उन्होंने अपने काव्य में सफल वाणी प्रदान की। जिस परिस्थिति और वातावरण में उनका व्यक्तित्व बना गठित हुआ उसकी छाप साहित्यिक रचनाओं पर स्पष्ट रूप से देखी जा सकती है। तो ये था जगन्नाथ दास रत्नाकर जी के बारे में उनका साहित्यिक परिचय। आशा करते हैं कि आप सभी लोग इसको अच्छे से पढ़ेंगे, इसका नोट्स बनाएंगे और कोशिश करेंगे इसको फटाफट याद कर लेने की। अब क्योंकि अब हुआ क्या कि हाफ ईयरली एग्जाम आपका सर पर है, क्लास 12 के बच्चों जागना होगा आपको और जागकर एक अच्छे नंबर से अपने आप को सुसज्जित करना होगा ताकि माता पिता जो आपके ऊपर इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं, विनियोग कर रहे हैं, उनको भी कुछ रिटर्न प्राप्त हो सके। चलिए मिलते हैं हम लोग तब तक अगले वीडियो में। और आपको यदि अन्य कोई भी वीडियो की तलाश है जो क्लास 12 के हिंदी, इंग्लिश, इकोनॉमिक्स या फिर अकाउंटेंसी या फिर बिजनेस स्टडी इससे संबंधित कोई भी वीडियो है, आप चाहते हैं इसका वीडियो बनना चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। मिलते हैं हम लोग अपने अगले वीडियो में, अपने वीडियो लेक्चर के अगले सेक्शन में, पद्य के अपने अगले कवियों की रचना में। तब तक के लिए आप सभी लोगों को जय हिंद और जय भारत।